देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम मेहमानों का, अपने साथ जुड़ने वाले दर्शकों का, जुड़े हुए दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जल्द ही जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो आपकी राय के आधार पर चलता है। आप ही बहस के विषय का चयन करते हैं। वोटिंग के आधार पर हम आपको 3 विषय देते हैं जिनमें सबसे ज्यादा वोट जिस विषय को मिलते हैं उसी पर हम बहस करते हैं और पब्लिक के मंच में आप हमारे साथ अपने घरों से जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, इसे और धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगे संस्कृति दिल्ली से, हमारे साथ जुड़ेंगे हेमंत जायसवाल लखनऊ से, हमारे साथ जुड़ेंगे राजकुमार सिंह वाराणसी से और हमारे साथ जुड़ेंगे सुनील मिश्रा रीवा से। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आज आपने किस विषय को बहस के लिए चुना है। आज का विषय है क्या कोयला संकट से वाकई बिजली गुल हो जाएगी। त्योहारों के दिन सर पर हैं, कल नवमी है और उसके बाद दशहरे के बाद करवा चौथ भी होगी, दीपावली भी होगी। इस बीच अन्य त्योहार और त्योहारों का सीजन चलता ही रहेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बिजली संकट आने वाला है। त्योहारों में आपके घर की बिजली गुल हो सकती है। बिजली बचाइए, बिजली तो हर किसी को बचाना चाहिए, लेकिन क्या वाकई ये संकट रियल है या फिर किसी ने इसकी इमेजिनेशन कर ली है, किसी ने इसकी परिकल्पना कर ली है। केंद्र सरकार साफ साफ कह रही है कि कोयले का कोई संकट नहीं है क्योंकि देश में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। सरकार का यह कहना है कि हमारे पास 2 दशक से ज्यादा का कोयले का भंडार अभी भी है, लेकिन राज्य इस बात पर क्यों हल्ला मचा रहे हैं, इसी पर होगी आज देश की बहस। हम आगे बात करें, हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करो, उससे पहले देख लेते हैं इस विषय पर क्या है अभी तक का अपडेट। देश में कोयले का संकट गहराया हुआ बताया जा रहा है, यानी बिजली गुल हुई तो कई राज्यों में ब्लैकआउट के हालात हो सकते हैं, जबकि केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि कोयले की देश में कोई कमी नहीं और न ही ऐसा कोई संकट है। बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला जरूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। थोड़ा इसके कारण स्टॉक भी बढ़ रहे हैं और मैं इतना आश्वस्त करता हूं देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। जबकि पिछले दिनों राजस्थान, झारखंड, दिल्ली समेत कई राज्य अपने अपने राज्यों में कोयला संकट होने की बात कह चुके हैं। एक तरफ भारत सरकार ये कहती है कि कोयले की कोई संकट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पावर प्लांट विभिन्न राज्यों में बंद हो रहे हैं और आज कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ आए हैं, कोरबा भी जा रहे हैं, तो ये दोनों बयान है विरोधाभासी है। कोयला भी नहीं दे रहे हैं, बिजली बनानी बंद कर दी है, तो ये क्राइसिस कहीं ऐसा तो नहीं मैनमेड है। ये संकट कितना बड़ा होगा वो कोई नहीं कह सकता। तो अब स्थिति को तो ठीक करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि है ही सप्लाई कम हो गया है। झारखंड के कई पावर प्लांट तो ऐसे बताए जा रहे हैं जहां नियम के मुताबिक 8 दिन के कोयले का भी स्टॉक नहीं बचा। पावर प्लांट में स्टॉक जरूर कुछ कम है, 4 दिन का है, कहीं 5 दिन का, कहीं 3 दिन भी है। प्रयास चल रहा है, बरसात सीजन खत्म हो गया। सवाल है, देश में 70% बिजली कोयले से तैयार होती है, तो क्या अचानक कोयला संकट किसी राजनीति से प्रेरित है या वाकई कोई संकट गहराया हुआ है? पावर मिनिस्ट्री और कोल मिनिस्ट्री मिलके मॉनिटर कर रही हैं और जब जैसे मैंने पहले भी बताऊं, हिंदुस्तान में क्राइसिस मैनेजमेंट चलती है, लोग क्राइसिस पे ओवरकम कर लेंगे। दरअसल त्योहारों के मौसम में बिजली की मांग और बढ़ेगी। इस बीच केंद्र सरकार ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। देश की बहस में चर्चा है कि क्या कोयला संकट वाकई अचानक से सामने खड़ा हुआ। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल आपसे और सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है, क्या आपके घर में बिजली की कटौती हो रही है, ताकि हमें ग्राउंड रियलिटी की जानकारी मिल सके। आप शो के दौरान हाँ या ना पे अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने
अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ मनोज गहरोला सर जुड़ गए हैं, जो एडिटर इन चीफ हैं न्यूज नेशन नेटवर्क के। मेरे साथ सरदार आरपी सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ अभय दुबे जी जुड़ गए हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। मेरे साथ बीएम वर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। और थोड़ी ही देर में मेरे साथ अनिल स्वरूप जी जुड़ेंगे, जो कि फॉर्मर कोल सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। लेकिन सबसे पहले मनोज सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। सरकार कह रही है कि कोई संकट नहीं है, राज्य हाय तौबा मचा रहे हैं, पावर कट करने की बात कही जा रही है। क्या यह संकट काल्पनिक है या यह संकट वास्तविक है? देखिए, ये संकट काल्पनिक तो कहीं से भी नहीं है, ये एक वास्तविक संकट है। और हमें ये देखना है कि ये संकट हमारे सामने क्यों आया। इस साल भी हमारे देश में साल के पहले, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में कोयले का प्रोडक्शन उतना ही हुआ है जितना कि पिछले साल हुआ था। तो इस समस्या का मेन कारण ये है कि कोरोना के बाद जो हमारी रिकवरी हुई है, वो रिकवरी जितना किसी ने भी सोचा था उससे कहीं ज़्यादा फास्ट है। जब इकोनॉमिक रिकवरी फास्ट होती है, इसका मतलब जो हमारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी थी, फैक्ट्रियाँ चलने लगी, इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारा बढ़ा, वहाँ बिजली की डिमांड बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग में बिजली की डिमांड बढ़ी। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पूरे संसार में ही ऐसा है। यूरोप में भी इकोनॉमिक रिकवरी बहुत फास्ट हुई, इसलिए वहाँ भी कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। चाइना में जो कोयले का संकट है, उसके पीछे भी जो मेन कारण है वो यही है। तो डिमांड बढ़ना एक अच्छी बात है, और इस डिमांड बढ़ने के कारण पावर बढ़ी। और क्योंकि हमारा 70% जो हमारा पावर का जनरेशन है वो कोयले से होता है, इस कारण कोयले की डिमांड बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ जो सप्लाई हमें मैच करनी चाहिए थी इस डिमांड को लेके, हम लोग सप्लाई मैच नहीं कर पाए। उसके 2 कारण हैं। उसके अगर हम इमीडिएट कारण देखें तो 2 हैं मेनली। पहली चीज़ तो ये है कि जनरली क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो हम उस चीज़ को इम्पोर्ट कर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ में ये चीज़ संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि पिछले 1 साल में इंटरनेशनल मार्केट में कोयले का दाम 4 गुना बढ़ गया, 5 गुना। जो पहले जो $50 पर टन के हिसाब से जो कोयला इंटरनेशनल मार्केट में था, आज वो $200 पर टन का है। और इस कारण हमारे पिछले 2 महीने में जो एवरेज कोयले का इंपोर्ट होता है, वो उससे पहले के महीने का एवरेज करें तो 30% कम हो गया है। ये भी एक कारण है कि हमारे देश में कोयले का संकट उत्पन्न हुआ है। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं, अगर वो महंगा कोयला खरीदती हैं तो वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकती, जैसा कि बाहर के देशों में होता है। उसका कारण ये है कि उन कंपनी का जो पावर परचेज का एग्रीमेंट है वो जनरली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनके साथ होता है, और उसमें प्राइस फिक्स होता है। और वैसे भी पावर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। दूसरी चीज़ क्या है कि जनरली अगर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते तो कोल इंडिया, जो इसकी हमारे यहाँ मोनोपोली है करीब करीब, तो कोल इंडिया हमारे यहाँ ज़्यादा पावर जनरेशन कर सकता है। लेकिन इस बारी क्या हुआ कि जो बारिश अगस्त के महीने में ख़त्म हो जाती है वो अक्टूबर तक चली, तो इसलिए जो ओपन पिट जो माइंस होती हैं जहाँ से कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे, वहाँ से भी प्रोडक्शन हो नहीं पाया। तो दीपक, ये तो इमीडिएट रीज़न है, लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है बेसिकली कि अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, अगर हम पिछले 5 साल देखें, तो कोल इंडिया का जो एक्सपेंशन होना चाहिए था, उसकी कैपेसिटी का जो एक्सपेंशन होना चाहिए था, वो एक्सपेंशन हुआ नहीं। पहली चीज़ ये है, सन 2015 में कोल इंडिया के पास सरप्लस 35,000 करोड़ रुपए थे। तो कायदे से तो ये 35,000 करोड़ रुपए कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए अगर सरकार इसको लगाती तो आज ये समस्या हमारे सामने नहीं होती। लेकिन बजाय इसके इस पैसे का गवर्नमेंट ने डिविडेंड निकाल लिया। जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसे मालूम है कि उसे कोल इंडिया का शेयर डिविडेंड के लिए खरीदना है, उसे 8%, 10%, 12% का डिविडेंड उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक चीज़ तो दीपक ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो कोल में होना चाहिए था वो किसी कारण से हो नहीं पाया। उसके पीछे एक कारण तो आपको ध्यान होगा कि फॉर्मर सीएजी विनोद राय जी ने, जिन्होंने बोला था कि इतना बड़ा स्कैम हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए, वो भी था। लेकिन उसके बाद भी जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो हो नहीं पाया। और एज ए नेशन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कोल हमारी रिक्वायरमेंट है, थर्मल पावर प्लांट हमें चाहिए, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्लाइमेट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन हमें अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी चाहिए तो हमारे पास एक सॉलिड अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे हमारा कोल का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़े। 10% संसार का कोयला हमारे पास है, उसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें।
ठीक है, सीधे सरदार आरपी सिंह के पास चलते हैं। आरपी सिंह साहब बताइए मुझे, डिमांड और सप्लाई को हम मैच कर पाएंगे या त्योहारों में हमको पावर कट देखने को मिल रही है, जैसा मनोज सर ने पूरी सिचुएशन को कुछ ही शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, मनोज जी ने बहुत अच्छे ढंग से सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, पर कुछ बिंदु हैं जो मिसिंग लिंक्स हैं। मैं पहले उनको फिलिंग कर देता हूँ और मैं उनको चैलेंज नहीं कर, पर मेरे पास कुछ डेटा है। मैं मानता हूँ इम्पोर्टेड कोल 30% कम हुआ, पर हिंदुस्तान का जो कोल है वो 24% हमारा प्रोडक्शन में बढ़ा है। तो उसको वो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बढ़ा भी है। और आप ये भी समझते हैं कि जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसके कारण से हमारा डॉलर का व्यय भी होता है, परंतु ओवरऑल भी कोल का प्रोडक्शन हर साल लगभग बढ़ा है। और ये नहीं, मतलब हमारे काल में नहीं, यूपीए काल में भी 532 से लेकर वो लगभग 609 तक गया और अभी वो लगभग 730 मिलियन टन तक गया। और उसके बाद 700 अभी ये इस पिछले पीरियड में कोरोना काल में थोड़ा कम हुआ, क्योंकि कोरोना काल में प्रोडक्शन भी कम थी, थोड़ा कंजम्पशन भी कम थी, सबको जानकारी कंजम्पशन कम थी। परंतु कोल में बिजली के लिए कोयले की कमी नहीं है। तो अभी आपके सामने मंत्री जी ने बोला कि जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा कोला हमारे पास है। कल ही के दिन लगभग 2 मिलियन टन कोला प्रोड्यूस किया गया, जबकि 2.5 मिलियन टन, जबकि रिक्वायरमेंट थी 2 मिलियन टन की। हाँ, 2 लाख टन की जगह थी। परंतु मैं ये मानता हूँ कि एक साइकिल में गड़बड़ थोड़ी हुई कि जो 17 दिन का स्टॉक रहता था वो कम होकर 4.5 दिन हुआ। परंतु पिछले दिनों में जब से ये हल्ला शुरू हुआ है वो स्टॉक भी बढ़ना शुरू हुआ। मेरी जानकारी जो आई वो 5 दिन का हो गया और आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते वो बढ़कर वापस से 15-16 दिन का आएगा। परंतु ये हर साल होता है। इस बार उन्होंने ठीक है मनोज जी ने कि बिजली की, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई इस कारण से कोल की प्रोडक्शन में दिक्कत हुई। बारिश थोड़ी लंबी चली, ज़्यादा मतलब थोड़ी लंबी चली, उस कारण से कोल की प्रोडक्शन में दिक्कत हुई और उस कारण से वो एक साइकिल जो स्टॉक साइकिल उसमें कमी है। परंतु कोल के अंदर कोयले की कमी नहीं है। ये केजरीवाल साहब, उनको कोई प्रवक्ता बैठे नहीं तो मैं बताता, हर बार ये कोई ना कोई एक बड़ा हुआ खड़ा कर फिर उसमें नाटक करना, नौटंकी करना उनका स्टाइल है। ऑक्सीजन को लेकर इसी प्रकार से उन्होंने हल्ला किया था, कहा था ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब ऑडिट की बात हुई बोले हमारे पास ऑक्सीजन सरप्लस है, कृपा करके ले जाइए। तो इसलिए मैं आपके जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको एश्योर करता हूँ कि कोयले की कोई दिक्कत नहीं, देश में बिजली का कोई संकट नहीं। आपको जितनी बिजली अभी मिल रही है उससे ज़्यादा बिजली मिल सकती है और मिलेगी आपको। उसके कारण से आप चिंतित मत रहिए। केंद्र सरकार पूरी तरह अवगत है। ये सिर्फ कोल की स्टोरेज में कमी है, वो भी आपकी जानकारी और जोड़ दूं। जनवरी से लेकर जुलाई तक लगातार केंद्र सरकार ने चिट्ठियां लिखी राज्य सरकारों को कि थोड़ा अपना कोल सप्लाई, कोल स्टॉकिंग बढ़ाइए। और उसमें भी उनको कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ता, वो सबका सब उधार ही मिलता है। तो अगर वो उधार पे अपना कोल स्टॉक बढ़ा लेती तो थोड़ा ये दिक्कत कम आती। परंतु चलिए वो हो गया। मैं ये बात एश्योर कर रहा हूँ कि ये जो 4.5 से अब कोई 5.5 दिन हुआ है और ये बढ़ते बढ़ते 15-16 दिन हो जाएगा स्टॉक का। और जो थोड़ा सा संशय मन में कहीं किसी के दिमाग में हो वो दूर हो जाएगा उससे। ठीक है, अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, अगर ये सिचुएशन है कि धीरे धीरे कोयले का स्टॉक, जो थर्मल पावर स्टेशन है जहां हमारी 70% बिजली का उत्पादन होता है, वहां पर अगर बढ़ रहा है तो राज्यों ने पैनिक बटन क्यों दबाया, जिसमें कांग्रेस के भी राज्य है, बताइए। की ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट पड़ी। आप जानते हैं मैंने सारे थर्मल पावर स्टेशंस का स्टॉक चेक किया है इसी रिपोर्ट के आधार पर 12 अक्टूबर की। आप चौंक जाएंगे जानकर, हरियाणा में 5 थर्मल पावर प्लांट्स ये बता रहा है, जिसमें से 5 सुपर क्रिटिकल कंडीशन में है। अब मैं पहले 1 मिनट ये बता देता हूं आपको कि आम तौर पर जो कोयले का स्टॉक रखने के नॉर्म्स है, अगर पीटेड है, अगर पास वहीं पर आपका प्रोडक्शन हो रहा है, पास ही में खदान है, तो 15 दिन का स्टॉक रखना है। 500 किलोमीटर की दूरी पर तो 20 दिन का रखना है। इस प्रकार से डिफाइन किया। और 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो 30 डेज का स्टॉक आपको रखना है सामान्य परिस्थिति के लिए। अगर वो 3 और 5 दिन होता है तो क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल की कंडीशन में आता है। अब आपको समझने में आसानी होगी कि हरियाणा के 5 में से 5 सुपर क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब 3 से 4 दिन का कोयला है। पंजाब में 5 में से 4 सुपर क्रिटिकल है, 1 क्रिटिकल है। उत्तर प्रदेश के 18 में से 14 सुपर क्रिटिकल है। इसलिए योगी जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि आप कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित कराइए। 870 मेगावाट का आज डिफिशियंसी उत्तर प्रदेश में जब हम चर्चा कर रहे हैं।
इसी प्रकार पंजाब में 4 में से दो सुपर क्रिटिकल है, 2 क्रिटिकल है, ये तो नॉर्दर्न रीजन का हो गया। इसी प्रकार वेस्टर्न रीजन छत्तीसगढ़ 16 में से 7 सुपर क्रिटिकल है, 6 क्रिटिकल है। गुजरात में से 4 में से 1 क्रिटिकल, 1 सुपर क्रिटिकल है। मध्य प्रदेश में से 10 में से 5 सुपर क्रिटिकल है, 3 क्रिटिकल है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 16 में से 10। तो समूचे देश के करीब 75 से 80% पावर प्लांट्स में क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल की पोजीशन है और सभी राज्यों में डिफिशियंसी है। जितनी आवश्यकता है डिफिशियंसी होगी तो पावर कट होगा स्वाभाविक रूप से। अब ये सरकार को नहीं पता था। सरकार को मैं आपको एक डेटा देता हूं, 2018-19 में 10,72,224 मेगावाट की आवश्यकता, मिलियन यूनिट्स की आवश्यकता थी। उसी के आधार पर 19-20 में 10,42,748 मिलियन यूनिट हुआ। अर्थात ये साफ था कि कोरोना काल में आपका कंजम्पशन कम हुआ है। तो फिर आपने जो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किया है, 5 मंत्रालयों के मंत्रियों को जिम्मा दिया है कि अगर क्रिटिकल स्थिति आए तो आपको कैसे इसकी फायर फाइटिंग करनी, मीटिंग तक नहीं की उन्होंने। क्या सिर्फ चुनाव में लगे रहेंगे? हिंदुस्तान को आपने इस प्रकार बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। आपके खुद के प्रांतों के मुख्यमंत्री अगर चिट्ठी लिख रहे हैं तो कम से कम वो तो ध्यान दीजिए। अब मैं बता देता हूं, डोमेस्टिक प्रोजेक्शन जो है वो 2018-19 में 268 मिलियन टन था और हम जो प्रोवाइड करा रहे थे, डिमांड थी 968 मिलियन टन की और प्रोवाइड करा रहे थे 733। उसके चलते चलते 20 तक अगर आ जाएंगे आप तो 200 मिलियन टन की डिफिशियंसी थी, अर्थात आपको इंपोर्ट कराना पड़ रहा था। तो साहब सोए हुए थे क्या? और आप ही के मध्य प्रदेश प्रांत के जो एमडी हैं जनरेशन कंपनी के, आज उनका स्टेटमेंट एक अखबार में आया है सरदार साहब का। वो कह रहे हैं कि हमको 15 रेक चाहिए प्रतिदिन, हमको सिर्फ 7 रेक मिल रहा है कोयला। और कोयले की स्थिति ये जो अभी आपके एडिटर साहब कह रहे थे, इतना गीले कंडीशन में है कि वो पाउडर बनाने जाते हैं तो लुगदी बन जाता है, क्योंकि पावर प्लांट में उसका पाउडर झोंकना होता है जिससे वो हीट जनरेट करते हैं। तो उन्होंने कहा उस गीले कोयले को सुखाने के लिए और ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है। मतलब कोल का कंजम्पशन पहले ही तो क्राइसिस में है और गरीबी में आटा गीला हो गया। समझ गया, गरीबी में आटा गीला। लेकिन क्या सरकार ने इन परिस्थितियों की तरफ ध्यान नहीं दिया? जो फैक्ट्स फिगर्स अभय दुबे बता रहे हैं उससे आरपी सिंह साहब ऐसा लगता है कि सरकार ने इन परिस्थितियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपके जवाब के बाद मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि सुपर क्रिटिकल कंडीशन में कहां के पावर प्लांट्स हैं। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद। वो जो क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल वो टेक्निकल टर्म बता रहे हैं, ठीक होगी उनके हिसाब से, जो उन्होंने कोई पढ़ लिया होगा ठीक बता रहे होंगे। परंतु मैं वापस दोहरा रहा हूं, 4.5 दिन से लेकर 6 दिन का था, वो आस्ता आस्ता बढ़कर अभी 1 दिन बढ़ा है। और ये बात नोट कर लीजिए, अक्टूबर के अंत तक वो वापस से 10-11 दिन हो जाएगा और आगे बढ़ते हुए। ये हर साल होता है, इस साल नया नहीं हुआ। ये साल ये नहीं क्योंकि नई स्थिति होगी है, और उसमें भी स्थिति ये है कि उसके कारण से शॉर्टेज नहीं है। 4.5 दिन का से 5.5 दिन, और पीछे की सप्लाई पूरी वापस से वैसे की वैसे ही है। सप्लाई चेन कम नहीं हुई, परंतु उसमें बेशक हमारी सरकार हो या किसी इनकी सरकार हो, सब सरकारों को चिट्ठियां लिखी गई पहले एडवांस में कि अपना स्टॉक बढ़ाइए, अपना स्टॉक बढ़ाइए। और इसमें कोई पैसा खर्चना नहीं, आपको आधार मिलता है। आप जब पैसा बिजली कंपनी को मिलता है वापस से तब पे करती हैं, परंतु तब नहीं ध्यान दिया। अब वो क्योंकि वो 4.5 दिन पे आ गया, क्योंकि बारिशें लंबी हुई, इस कारण से हल्ला है। पर मैं आपके दर्शकों को, आपके व्यूअर्स को अश्योर कर रहा हूं, और ये मैं अश्योर कर रहा हूं भारत सरकार की इंश्योरेंस के बिहाफ पे, कि कहीं भी बिजली की दिक्कत नहीं आएगी और कोयले की कहीं शॉर्टेज नहीं होगी। ठीक है, मैं सीधे अभय दुबे जी के पास जाता हूं। दुबे जी, मुझे बताइए, क्या राज्य सरकारों ने केंद्र की एडवाइजरी को नजरअंदाज किया? उसके बाद मैं दोनों एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। कहा कि आप कोयला भर लो, लेकिन नहीं भरा। दीपक चौरसिया जी, उपलब्ध तो कराए, मैं तो चलिए कहीं मत जाइए। मतलब ये योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं। योगी जी के मैं बता देता हूं 12 तारीख की स्थिति स्टॉक की, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कह रही है। उनके जो पावर प्लांट है, 4 दिन का कोयला एक पावर प्लांट में, 2 दिन का, 0 दिन का, 0 दिन का, 2 दिन का, 0, 0, 6 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 0, 2, 0, 3। क्या हाल है जानते हैं आप? कुल इस रीजन का जो आपका परसेंटेज ऑफ एक्चुअल स्टॉक वर्सेस नॉर्मेटिव स्टॉक सिर्फ 12% है। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? भयानक परिस्थितियां निर्मित हो गई है।
आरपी सिंह साहब, सोई हुई है सरकार आपकी, सिर्फ चुनाव में भाषण के लिए मेरे रह साथ गई है। दूसरे आरपी सिंह साहब भी है, पावर ग्रिड के पूर्व सीएमडी, और बीएम वर्मा साहब भी हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, माफ कीजिएगा, बीएम वर्मा साहब फॉर्मर चेयरमैन हैं जेसीबी के, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो पावर ग्रिड वाले सिंह साहब हैं, मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों आरपी सिंह है, दोनों नेम से एक है। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सरकार इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है? क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहली बार हुआ है, या ऐसी परिस्थितियां पहले भी हो चुकी हैं? देखिए, मैं आपको पावर सेक्टर में 1975 में हूँ और ये परिस्थिति हर साल बरसात में या बरसात के बाद शुरू होती है। और अभी समस्या ये है, मान के चलिए कि हमारे पास स्टेट्स के पास और जो भी प्राइवेट जनरेटर्स भी हैं उनके पास पैसे की कमी है। तो कोई भी जब ड्राई सीजन था, कोयले का स्टॉक बनाना था, लोगों ने बनाया नहीं। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन जो है जनता से या इंडस्ट्री से जो भी है, आपने सुना होगा कि T&D लॉसेज बढ़ गई हैं, घट गई हैं, ऐसे है वैसे है, बिजली का पेमेंट कोई देना नहीं चाहता। तो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, हर लोग कैश स्टार्व्ड हैं। जब कैश स्टार्व्ड हैं तो उतना ही माल रखेंगे जितना का पैसा उस दिन अवेलेबल है। अब इस साल ये भी बात आई कि बरसात प्रोलॉन्ग कर गई, अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर तक चली गई, तो देयरफॉर हमारा वेट सीजन बहुत बढ़ गया। वेट सीजन बढ़ने से प्रॉब्लम ये होती है कि रेलवे की कैरिंग कैपेसिटी भी घटती है और माइनिंग की कैपेसिटी भी घट जाती है क्योंकि पानी उसके साथ आ जाता है। फिर किसी ने अच्छा एक्सप्लेन किया कि जब हम कोयले को फीड करते हैं बॉयलर में तो वो कोयले को हीट किया जाता है ताकि हमारा मिल वगैरह की कैपेसिटी और मिल में चोकिंग नहीं हो, बॉयलर में चोकिंग नहीं हो, तो उसमें भी हमारा हीट लॉस हो जाता है। तो कोयले का कंजम्पशन भी बरसात में बढ़ जाता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन ये बड़ी टेम्पररी फेज में आती है, 1 दिन 2 दिन के लिए, और ऑटोमेटिकली लोग जैसे पता लगता है हर आदमी अलर्ट हो जाता है। दूसरी अब चीज़ ये है, एक फंडामेंटल चीज़ समझना है कि पावर सेक्टर में अब केवल गवर्नमेंट प्लेयर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्मल पावर प्लांट में 50% के आसपास अब प्राइवेट जनरेटर्स भी हैं जिन पर गवर्नमेंट का केवल मात्र रेगुलेटरी कंट्रोल है, CERC के थ्रू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनका डे टू डे वर्किंग में कितना कोयला रखे हैं नहीं रखे हैं, ये हमारे यहाँ कोई रेगुलेशन और मॉनिटरिंग न यहाँ है, ना अमेरिका में है, ना ऑस्ट्रेलिया में है, ना यूके में है। सो ये गवर्नमेंट को ब्लेम करना कि गवर्नमेंट ने इसको एंटिसिपेट नहीं किया, ये हमारे हिसाब से सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब लोगों को मिलजुल करके जनरेशन करना है। ठीक है। दूसरी एक खास चीज़ है जिसको लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, वो ये है कि बरसात तो इस बार खूब हुई, लेकिन जहाँ बारिश होनी थी और जहाँ से पानी आता है और हाइड्रो का जनरेशन बढ़ता है, वहाँ बरसात इस साल हुई नहीं। इसलिए हमारे जो हाइड्रो के जो रिजर्वायर हैं, जो ऐसे संकट में काम आते थे, वहाँ पर जनरेशन की कमी हो गई है, नेचुरल कमी हो गई कि बरसात वहाँ नहीं हुई। मैं सीधे वर्मा जी के पास चलता हूँ। वर्मा जी, क्या डिमांड और सप्लाई को मैच किया जा सकता है? बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? सर कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन लगभग हर साल आती है। जी, पहले तो मैं ये बताऊं, आज कंप्यूटराइजेशन के युग में कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। अभी दुबई जी कह रहे थे, मैंने भी लकली पूरी पावर स्टेशंस की, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, पॉस्को, सबके एक पावर स्टेशंस का डाटा है। अनफॉर्चुनेटली आप गूगल करें तो आप देखेंगे, मैं ना बीजेपी ना कांग्रेस का पक्ष लेना चाहूँगा। एक स्टेट में बीजेपी के ले लेता हूँ, एक कांग्रेस के ले लेता हूँ। बीजेपी की देखिए, मैं पूर्वांचल विद्युत वितरण का MD था, मेरे पास पूरा ईस्टर्न यूपी था, तो मुझे एक डिस्ट्रिक्ट का एक कार्य संबंध है। कल एक नेशनल चैनल पे एक महिला को दिखाया गया,
खूब फिलअप करते हुए, कभी बिजली को कोसते हुए। मुझे अपनी 2003 की याद आ गई कि जब मैंने ज्वाइन में 2003 में बनारस ज्वाइन किया था तो स्थिति इतनी ही बदतर थी, बल्कि इससे कुछ बदतर थी। ठीक है, आगे से हो गया है। अब अगर जाइए, उन्होंने पहले ही बता दिया है, हरदोगंज परिचा जो कि कोल माइन से दूर है, वहाँ प्रैक्टिकली बंद है, और ओबरा और अनपरा जो कि बिल्कुल कोल माइन के ऑलमोस्ट मुंह के ऊपर है, वहाँ भी क्रिटिकल है। तो ऐसा नहीं है सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है, सिचुएशन क्रिटिकल है। एक ही पॉइंट जो मैं आप दूंगा, क्योंकि अगर इतनी क्रिटिकल नहीं होगी तो ये इशू प्रधानमंत्री तक नहीं जाता, और अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी के तक पहुंच गया है, तो चाहे कोल मिनिस्ट्री हो, पावर मिनिस्ट्री हो, रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे स्टेट्स हो, हर आदमी अपने अलर्ट रखेगा, और जो चीज़ नॉर्मल 7 दिन में आती है वो क्यों नहीं। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी क्रेडिट लिया जा रहा है कभी 2 लाख मीट्रिक टन डिस्पैच किया गया है, क्या ये कुछ दिन पहले नहीं हो सकता था? क्या ये पावर मिनिस्टर और या होम मिनिस्टर के रिव्यू के बाद ही हो सकता है? तो हम इस चीज़ को नकारी नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, पर एक चीज़ ये भी है कि ये स्थिति ज़्यादा देर नहीं रहेगी। जैसे मैंने कहा है, ये 2 जो रिव्यूज़ हुए हैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, ये सबको अपने हील्स के ऊपर दौड़ाएंगे और कोल की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, दिल्ली से मेरी एक दर्शक संस्कृति जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास चलता हूँ। संस्कृति जी, बिजली आ रही है घर में या पावर कट हो रहा है, बताइए। जी सर, तो मैं ये सबसे पहले ये बता दूं कि ये संकट कोयले की कमी का नहीं है, ये संकट कोयले में आपूर्ति की कमी का है। ठीक है, बिल्कुल। फिर आमतौर पर सरकार अप्रैल और मई के महीनों में कोयले के उत्पादन को बढ़ाती है, लेकिन इस साल दिक्कत ये हुई कि सितंबर के महीनों में देश में जिन इलाकों में कोयले खदान ज़्यादा हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश, वहाँ पे बहुत तायत बारिश हुई, जिस वजह से कोयले की खनन में कमी आ गई। ये पहला कारण। दूसरा ये कि लॉकडाउन के बाद चीन में कोयले की मांग बहुत बढ़ गई। तो अब जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि चीन एक बहुत ही अमीर मुल्क है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी कीमतों पर कोयला खरीद रहा था, लेकिन भारत जैसा देश नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि बिजली उत्पादन संयंत्रों ने बिजली उत्पादन के लिए कितनी कोयले की जरूरत है और उनकी आपूर्ति कहाँ से हो, इसकी तालमेल बैठाने में सरकार से चूक हो गई। ठीक है, गौर करने वाली बात है। मनोज सर के पास चलता हूँ। मनोज सर, बताइए, क्या हम पावर क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, या सरकार, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जैसे एक्शन में आए हैं, कई सारे मिनिस्टर्स हैं, उनकी कमेटी बनी है, लोग क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशन में आए हैं, क्या हम बड़े पावर क्राइसिस को टाल सकते हैं इन परिस्थितियों में? है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि पूरे हिंदुस्तान में लाइट एक साथ चली जाएगी, ब्लैकआउट हो जाएगा, पर यह ज़रूरी है कि कुछ स्टेट्स में पावर कट होगा, जो कि आज की डेट में भी है। और अगर हम ये नहीं कह सकते जी ये तो हमारे सामने कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं है, ये क्राइसिस सिचुएशन यूरोप में भी है, चाइना में भी है और हमारे देश में भी है। तो हमें, मेरे ख्याल से तो आज डिबेट इस बात में होना चाहिए था कि कोल इंडिया का जो एक्सपेंशन होना चाहिए था पिछले 5 साल में, वो क्यों नहीं हो पाया। कोल इंडिया के पास सरप्लस था, लेकिन इस सब के बावजूद भी सरकार ने उसको डिविडेंड के रूप में बांट दिया, और उसका कैपेसिटी एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ। दूसरा कारण ये है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ क्यों नहीं है। आज की डेट में अगर हमारे पास पूरे संसार का 10% कोयला है, तो उसके बावजूद भी हमारा डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर क्यों है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो कभी किसी ने नहीं देखी थी कि एक साल के अंदर ही इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम $50 पर टन से $200 होंगे, और इस कारण जो हमारा इंपोर्ट होता था वो इंपोर्ट हमारा कम हो गया। और इस क्राइसिस के पीछे एक कारण ये भी है। मेरे ख्याल से आज हमें एक पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा, और उस पॉलिसी डिसीजन के कारण हमें बोलना पड़ेगा कि कोयला हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थर्मल प्लांट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोयले का प्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, और उसके लिए एक हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए
जिस पॉलिसी को हम फॉलो करें, जिसमें हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन, वो भले ही किसी भी लेवल का हो, उसमें हम करें। अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो हमें कोल इंडिया का एक्सपेंशन करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, उस सब के बावजूद भी कोल इंडिया की कैपेसिटी का हमें एक्सपेंशन करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जैसा आरपी सिंह साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं सरकार की तरफ से कि नहीं 4 दिन का कोयला या 5 दिन का कोयला, अब 17-18 दिन का कोयला धीरे धीरे स्टॉक होने लगेगा, तो क्या ऐसी सिचुएशन आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएंगी मनोज सर? इतनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास? मेरे को लगता नहीं कि, देखिए ऐसा है कि मैं तो जो इनके एक मंत्री का ही बयान मैंने पढ़ा था, जो कि उन्होंने एक नेशनल न्यूज़पेपर को दिया था। उन्होंने बोला था कि सिचुएशन नॉर्मल होगी फरवरी मार्च में। ये मेरा नहीं कहना, ये केंद्र सरकार के मंत्री का ही कहना है। ठीक है दीपक, तो ये तो सिचुएशन है, क्राइसिस सिचुएशन। हम अगर आंख बंद कर लें, हम ये कह नहीं सकते जी क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस है, सिचुएशन है, पावर कट हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट जो बोल रही हैं आज की डेट में भी कुछ स्टेट्स में पावर कट है, और ये क्राइसिस जो ये कोयले का क्राइसिस है हमारे देश में है, चाइना में भी है, यूरोप में भी है। लेकिन हम अगर अपने ही देश की बात करें तो इस सिचुएशन को हम टाल सकते थे, मतलब और अच्छे से मैनेज कर सकते थे, और आने वाले टाइम पे ये सिचुएशन ना हो उसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है अभय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को या तो टाल सकते थे या बेहतर मैनेजमेंट कर सकते थे, क्या दोनों परिस्थितियां नहीं हुई? इसी का जवाब इसके बाद हरीश खुराना जी से लूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए। 100% बीएम वर्मा साहब की बात से सहमत हूं, और वो मेरे पास भी लिस्ट है जो वो अनपरा का कह रहे थे या बरखेड़ा का कह रहे थे, जहां बिल्कुल जीरो स्टॉक है। लेकिन आने वाले समय में तकलीफ और बढ़ने वाली है, क्योंकि रबी की बुआई का समय आएगा। तो रबी के सीजन में खेती में जब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्राइसिस बढ़ेंगे। सरकार का ये अजम्पशन कि ठंड में थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको कंजम्पशन कम होगा तो थोड़ा सा डोमेस्टिक कंजम्पशन में फर्क पड़ेगा, लेकिन खेती के लिए बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार को आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर राज्यों की मनोवृत्ति है कि बिजली में कटौती करनी तो ग्रामीण इलाकों में वो लोग करते हैं। ऐसा नहीं है, राज्यों में बड़े शहरों से ये मैसेज देते हैं कि बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप दूरस्थ प्रदेशों के ग्रामीण अंचलों में जाएंगे तो वहां बिजली का हाहाकार है। प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है सिर्फ चुनाव तक अपनी सरकार को सीमित न रखें। आपने इतना बड़ा इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप सिर्फ इसी के लिए बनाया था, क्या किया? एक बार परफॉर्मेंस अप्रेजल तो कीजिए। 5 मंत्रालय को कोल मंत्रालय के साथ आपने रखा, रेल मिनिस्ट्री को, कोल मिनिस्ट्री को, तो क्या किया उन्होंने? एक बार पूछिए तो सही प्रधानमंत्री जी बुलाकर कम से कम। ठीक है, हरीश खुराना जी मेरे साथ है। हरीश जी बताइए, क्या सरकार बहुत पहले, जैसे मनोज सर ने कहा, बहुत पहले से अगर सिचुएशन को हैंडल करती तो संभाल तो सकती थी ना, क्योंकि डाटा, इंडिकेटर्स, बाकी चीजें सरकार के पास थी। इस हालत तक सिचुएशन को क्यों जाने दिया जब वेरी क्रिटिकल तक कोयले की अवेलेबिलिटी हो जाए पावर प्लांट में, जो 70% बिजली का उत्पादन करती है? दीपक जी, एक बात समझनी पड़ेगी, सिचुएशन टाइट है लेकिन पैनिक नहीं है, जिस प्रकार से कुछ सरकारें राजनीति के तहत करने की कोशिश कर रही हैं। आपने कहा कि हमने पहले क्यों नहीं सचे थे, आपके पास भी डाटा है, और कल बिजली मंत्री ने भी डाटा दिया कि हमने फरवरी मार्च से लिखना शुरू कर दिया था तमाम लोगों को, तमाम राज्य सरकारों को, कि आप अपना स्टॉक बढ़ा लीजिए टाइम से। लोगों ने नहीं किया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसके अंदर, जो बिजली का कारण, जो कोयले की कमी का कारण जो नजर आता है, वो एक सबसे बड़ा कारण एक और है। 19,900 करोड़ रुपए, दीपक जी, 19,900 करोड़ रुपए 10 राज्यों के ऊपर कोल इंडिया का बकाया है। जानबूझ के नहीं दिया या किस किस कारणों से नहीं दिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। महाराष्ट्र आज सबसे ज्यादा जिसको जो हाहाकार मचा रहा है, 2649 करोड़ रुपए उनकी आउटस्टैंडिंग है कोल इंडिया के ऊपर। ये क्यों टाइम पे नहीं दिया गया? अगर ये टाइम पे दे देते तो क्या कोल उनको रेगुलर सप्लाई ना होता? तमिलनाडु के ऊपर लगभग 1600 करोड़ रुपए है, राजस्थान के ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपया है, पंजाब के ऊपर 119 करोड़ रुपया है, आंध्र प्रदेश के ऊपर 256 करोड़ रुपया। 10 राज्य ऐसे हैं दीपक जी जहां 19,900 करोड़ रुपए कोल इंडिया को लेना है तमाम बिजली कंपनियों से। तो कहीं ना कहीं सप्लाई इफेक्ट जरूर हुई होगी बिकॉज ऑफ उनकी पेमेंट की वजह से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण मैं पूछना चाहूंगा, मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, झारखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर केंद्र ने आपको कोयले की खदान की परमिशन दे दी और चालू करने का कर दिया, आपने चालू क्यों नहीं करी?
ये बताइए, आपने टाइम पे, ये सब फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल फैक्टर अपनी जगह है, आपका मॉनसून अपनी जगह है, लेकिन ये फैक्टर भी तो जुड़ेंगे कि आपने टाइम पे पेमेंटें नहीं करी, एक बात। दूसरी बात, आपने जो खदान आपको एलोकेट हो गई है राज्य सरकारों को, राज्य सरकारों ने परमिशन क्यों नहीं दी टाइम के ऊपर? ये भी तो सरकारें बताएं जो राजनीति कर रही हैं। ठीक है, गुरदीप सप्पल जी से जवाब ले लेता हूं। गुरदीप सप्पल जी, बारिश को हमने मान लिया, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई हमने मान लिया, कोविड की परिस्थितियों को मान लिया, लेकिन हरीश खुराना जी का कहना है कि 20,000 करोड़ के आसपास राज्यों से बकाया है, जिसमें नंबर 1 डिफॉल्टर महाराष्ट्र है, नंबर 2 डिफॉल्टर पंजाब है। क्यों पैसा नहीं दिया गया, और क्या ऐसी सिचुएशन उत्पन्न नहीं होगी अगर सरकार, केंद्र सरकार की एडवाइजरीज को अगर ध्यान न दे राज्य सरकारें तो? दीपक जी, गलती इसकी, गलती उसकी, गलती सबकी, पर राज किसका है, शासन किसका है, जिम्मेदारी किसकी है? मोदी सरकार का ये 8वां साल है, वो अभी अभी सत्ता में नहीं आए हैं, 8वां साल है, और सरकार का काम प्लानिंग ही होता है। हालांकि अब तक इन्होंने कहीं प्लानिंग नहीं की, इसलिए कोई उम्मीद मैं कर नहीं रहा हूं। और क्यों प्लानिंग होता है, जैसा अभी आपने भी बोला कि सारे इंडिकेटर सरकार के पास थे कि कहाँ कमी होने वाली है, तो प्लानिंग क्यों नहीं की? और प्लानिंग इसलिए नहीं की क्योंकि आग लगने पे कुआं खोदने भाग रहे हैं। ये कह रहे हैं कहीं दिक्कत नहीं है, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। अभी आपके यहाँ एक से बोला कि जी हर साल होता है। 135 थर्मल पावर प्लांट है दीपक जी, 116 में इस समय दिक्कत है, सुपर क्रिटिकल है। पिछले साल आज ही के दिन सिर्फ 16 में था, और उसके पहले साल सिर्फ 2 में ये स्थिति थी। तो ये मत बोलिए पहले कि नॉर्मल स्थिति है, स्थिति नॉर्मल नहीं है। 2 सुपर क्रिटिकल थे 19 में, 20 में 16 सुपर क्रिटिकल थे, आज 116 सुपर क्रिटिकल स्टेट में हैं। और वो क्यों हैं? ये सबको पता है कि रेट बढ़ रहा था, ये प्रेडिक्शंस पहले से थी, लेकिन हम बाकी देशों से अपनी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर स्टेट है। बाकी देशों पे अपना कोयला नहीं है, हमारे पास अपना कोयला है, और 80% कोयला हम अपना ही इस्तेमाल करते हैं, 20% हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जब मोदी सरकार आई तो 2016 से जो नीति ली है, आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। 2016 से लगातार कोल का प्रोडक्शन, कोल इंडिया लिमिटेड का तो बराबर स्टेगनेंट है, वहीं का वहीं खड़ा है, और कुल प्रोडक्शन इस साल 2% गिरा है, पिछले साल 0.25% गिरा है। तो ये पहली बार हो रहा है 70 सालों में कि कोल का प्रोडक्शन गिर रहा है, जबकि हमारे पास कोल है। और गिर क्यों रहा है? इसलिए नहीं गिर रहा है कि कोल इंडिया के पास पैसे ड्यू हैं किसी के, इसलिए गिर रहा है कि 40,000 करोड़ रुपए का जो कैश रिजर्व था कोल इंडिया पे 2016 में, वो 10,000 करोड़ में आ गया है। जो एक्सप्लोरेशन आज भारत में जितना कोयला है दीपक जी, हम सिर्फ 47% इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नए कोयला खदानों की खोज के लिए, उसको निकालने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है, वो इन्वेस्टमेंट आप जीरो कर दिए। आप आज नए कोयले की खदानों की खोज नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपना कोयला का प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। और इंसिडेंटली मैं आपको बताऊं, दिलचस्प बात यह है कि तेल के मामले में भी यही किया है। हमारे यहाँ जो ऑयल आता है ना, लोकल ऑयल, 11,000 करोड़, 11,687 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2014 में होता था नए तेल कुएं की खोज के लिए, उसको कम कर दिया उन्होंने, कम करके 4,000 करोड़ पे ले आए हैं। नतीजा क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो तेल का अपना उत्पादन था लोकल, वो 23% से गिर के 15% पे रह गया है। तो ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सरकार ने ये क्यों किया, पहले तो इनकी पॉलिटिक्स समझिए। अभी इन्होंने बोला कि ये प्राइवेट सेक्टर, झारखंड को और राजस्थान को कोल फील्ड दिए गए। पहले तो 2016 में ये कोल फील्ड दिए गए थे, तब सरकार बीजेपी की 3 जगह पे, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आने के बाद काम किया। इनको शायद मालूम नहीं है कि उसके बाद 5 से 6 साल का वक्त लगता है कोयल माइन को ऑन करने के लिए। आपकी सरकार ने नहीं किया, इसलिए आज दिक्कत आ रही है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया है, जो वो पूरा साइकिल है, आपने साइकिल ही शुरू नहीं किया है। आज 20% कमी हो रही है हमें, 20%। हमारे टोटल कोयला कितना निकलता है दीपक जी? 71 करोड़ टन। और इसमें जो प्राइवेट को इन्होंने ठेके दिए थे 2016 में, उसमें उनको करना था 13 से 15 करोड़ टन। ये एग्जैक्टली 20% होता है। जो 20% जो प्राइवेट को जनरेट करना था 5 साल में, मोदी सरकार की नीति के चलते, वो आपने जनरेट नहीं किया है। और आप ये कहते हैं कि कमी दूसरों की है। कमी दूसरों की नहीं है, कमी आपकी प्लानिंग की। आपको मालूम ही नहीं है कि देश चलना कैसे है, आपको मालूम ही नहीं कि फॉरवर्ड प्लानिंग क्या होती है। आपने तो हर जगह सिर्फ ब्लेम करना है और ये कहना समस्या है ही नहीं। समस्या है, सबको मालूम है समस्या है। ऐसा मत कीजिए कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, नहीं है, समस्या नहीं है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सुन रहे हैं कि जी गीला कोयला, अरे गीला कोयला, कोल वॉशरीज में कोयला धुल के जाता है थर्मल प्लांट में, ड्राई क्लीन होके नहीं जाता है दीपक जी।
गीले कोयले की कॉन्सेप्ट ही बड़ी अजीब सी है। बारिश, हर साल बारिश होती है, बाढ़ क्षेत्र में ज्यादातर कोयला खदानें हैं, ये कौन सी नई बातें हैं? सवाल यह कि जब आप एनुअल देखते हैं तो 16 के बाद से लगातार मिसमैनेजमेंट हुआ। एक साल तक मैं इसका जवाब हरीश खुराना जी से जरूर लूंगा। आपने लंबी अपनी बात कही, मैं इसका जवाब हरीश खुराना जी से जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ अनिल स्वरूप जी जुड़ गए हैं जो कि फॉर्मर कोल सेक्रेटरी हैं। स्वरूप जी, क्या ये क्रिटिसिज्म सरकार का सही है कि सरकार ने नई खदानों में उत्पादन शुरू करने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए और पूरी प्लानिंग नहीं की कि जो पुरानी खदानें हैं उनसे भी कोयला निकल पाए? माफ कीजिएगा, मैं राजनीतिक चर्चा में भाग लेना उचित नहीं समझता। मुझे नहीं पता था यहाँ के राजनेता आगे चर्चा कर रहे हैं। सर, आप एक्सपर्ट के तौर पर बोल दीजिए। नहीं, सुन लीजिए, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुन लीजिए। आपने मुझे एज गेस्ट बुलाया है, आप कृपया करके, मुझे नहीं बताया गया था कि पैनल डिस्कशन होगा। दूसरा, मुझे ये भी नहीं बताया गया था कि एक राजनीतिक चर्चा है जहाँ एक पार्टी और दूसरी पार्टी की चर्चा हो रही है। मुझे इस में कार्यक्रम में भाग नहीं लेना है। धन्यवाद। ठीक है, मैं सीधे यहां से हरीश खुराना जी के पास चलता हूं और फिर मैं मनोज सर के पास जाऊंगा जो एक्सपेंशन की हमने बात की थी। हरीश खुराना जी, आपके ऊपर आरोप यह है कि आपने ना तो प्लानिंग की और ना ही यह देखा कि आने वाली सिचुएशन में किस तरह से चीजों को हैंडल करना है। फिर मैं वर्मा जी के पास भी जाऊंगा और सिंह साहब के पास भी जाऊंगा यह समझने के लिए कि गुरदीप सप्पल साहब का क्रिटिसिज्म कितना सही है। क्या कहेंगे खुराना जी आप? देखिए दीपक भाई, अभी सप्पल जी ने बहुत लंबा चौड़ा एक भाषण दे दिया और आरोप प्रत्यारोप कर दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो 19,900 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें सबसे बड़ा जो डिफॉल्टर है वो महाराष्ट्र है, जो जहां पे इनकी सरकार है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। राजस्थान के अंदर परमिशन नहीं दी, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। झारखंड में ये लोग भागीदार है सरकार के अंदर और वहां पे परमिशन नहीं दी, उसके बारे में नहीं बोला। इधर उधर की बातें करेंगे। खैर, राजस्थान में बीजेपी सरकार ने काम शुरू नहीं किया था। सप्पल साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आपकी सरकार, हमारी सरकार तो 2.5 साल पहले आई। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, महाराज 4.5 साल से तो आपकी सरकार है, 4 साल से तो आपकी सरकार है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सवाल यह कि लोकल परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? जब केंद्र ने सब कुछ क्लियरेंस दे दी तो आप अभी तक क्यों दबाए बैठे हुए हैं? पिछले 1-1.5 साल से लोकल परमिशन नहीं दी झारखंड और राजस्थान के अंदर। मैं आपको कोल ब्लॉक्स के नाम भी दे देता हूं अभी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई ये आज जो क्राइसिस क्रिएट हुए, सो कॉल्ड क्राइसिस क्रिएट हुए, कोई एक फैक्टर की वजह से नहीं हुए। आप लगाइए कि 4-5 चीजें इकट्ठी मिलके हुई हैं। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, 20-22% हम लोग कोयला इंपोर्ट करते हैं अपने थर्मल प्लांट्स के लिए। आज उसकी कीमत लगभग 4 गुना ऊपर हो गई है। कंपनियों ने, जो प्रोडक्शन कंपनी है, उन्होंने कोल मंगवाना बंद कर दिया है क्योंकि इंपोर्ट करना बंद कर दिया। 20-22% का सीधा शॉर्टफॉल वहां पे हुआ। दूसरा, अभी कह रहे कि बारिश हुई और ये हुआ, पानी भर गया खदानों के अंदर। सप्पल साहब, आपको मालूम हो गया, तो जब पानी भर जाता है तो प्रोडक्शन नेचुरली नीचे आएगी। तो एक कारण, ये बहुत बड़ा कारण ये भी है। दूसरा सबसे बड़ा एक कारण एक है, जिस प्रकार से कोरोना के बाद अक्टूबर में जब बारिश अभी भी चल रही है, जनरली बारिशें खत्म हो जाती हैं, मानसून खत्म हो जाता है अक्टूबर के अंदर, अभी भी वहां बारिशें हो रही हैं, तो प्रोडक्शन नीचे आई है। और कोरोना के बाद जिस प्रकार से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अंदर डिमांड बढ़ी है, तो जब डिमांड इस सीजन में बढ़ जाएगी तो नेचुरली, चूंकि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई लिमिटेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्राइसिस, मतलब जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो टाइट है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैनिक है, टाइट है, लेकिन पैनिक नहीं है। अब जैसे झूठ बोलने की बात नहीं है, टाइट है, ये मानेंगे गुरदीप सप्पल साहब? एक क्विक जवाब मुझे सिंह साहब और वर्मा साहब के पास जाना और मनोज सर के पास। दीपक जी, एक लाइन में बोलूंगा। पिछले 2 महीने में बारिश हुई, वो ठीक है। पिछले 2 साल में कुल 3% प्रोडक्शन गिरा, वो किस कारण गिरा ये तो बता दीजिए। आप ही की सरकार थी ना। झारखंड में 4 साल नहीं हुए, छत्तीसगढ़ में 4 साल नहीं हुए हैं, राजस्थान में अभी 2.5 साल की गवर्नमेंट्स हैं। और जो पूरा प्रोसेस 5 साल का होता है, ये इनको नहीं मालूम है। 5 साल पहले इन्हीं की सरकार थी जिसने काम नहीं किया था। लेकिन उसको छोड़िए, ये बताइए कि पिछले 2 साल में 3% प्रोडक्शन कम क्यों हो गया, 3.25%? वो तो उसमें तो बारिश का कोई कारण नहीं था, वो क्यों कम हुआ है? अगर वो बढ़ा होता तो इंटरनेशनल रेट बढ़ने पर भी आज ये क्राइसिस नहीं हो रहा होता। ये छोटी सी बात अगर बीजेपी को समझ नहीं आती है और अगर समझ आने पर जनता को गुमराह करते हैं तो गलत बात है।
ठीक है, मैं सीधे यहाँ से इंपोर्ट सिंह बढ़ा, साहब के पास चलता आपने हूं। इंपोर्ट सिंह साहब, की पॉलिसी मुझे अलग बनाई थी। सिंह साहब, आपने मुझे लोकल एक बात प्रोडक्शन बताइए, के- क्या आपने प्राइवेट प्रोडक्शन प्रोडक्शन के के मामले लिए में प्रोडक्शन 13 को करोड़, मैनेज करने 13 से में 15 या करोड़ प्रोडक्शन को प्राइवेट इनहांस प्रोडक्शन करने में या बढ़ाने में सरकार ने गलतियां की हैं? जैसे मनोज सर ने कहा कि भाई कोल इंडिया का एक्सपेंशन होना था, लेकिन एक्सपेंशन नहीं हुआ। दीपक जी एक लाइन। गुरदीप जी एक मिनट, सर जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। केवल एक लाइन में, ये जो इंपोर्ट निर्भरता की बात कर रहे हैं ना, तो फिर आरपी सिंह साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। चल रही थी किस सिंह साहब से पूछ रही हैं? आरपी सिंह साहब कौन से? आरपी सिंह दूसरे वाले चले गए सर, सरदार आरपी सिंह चले गए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा देखिए, ऐसा है, कोल इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ा या घटा, मैं उससे किसी तरह से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मेरा कुछ भी बोलना वो गलत होगा। मैं आपको टेक्निकल रीजन 3-4 जो है, जो एज ए इंजीनियर जो मैं कलेक्ट करता रहा हूँ, वो ये है कि इस साल रेनी सीजन प्रोलॉन्ग कर गई। जैसा कि मैंने कहा, हाइड्रो पोटेंशियल जहाँ बरसात होनी चाहिए थी वहाँ बरसात नहीं हुई, तो विद द रिजल्ट हमारा हाइड्रो जनरेशन घट गया है। और कोयला बरसात में डेफिनेटली जब बरसात काफ़ी होती है तो प्रोडक्शन रेट उसका घट जाता है। ये इंटरनेशनल फिनोमिनन है, ये कोई नई फिनोमिनन नहीं है। और कोल कंजम्पशन जो है बॉयलर में, चाहे सुपर क्रिटिकल हो सब क्रिटिकल हो, उसमें कोल कंजम्पशन बढ़ जाता है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कुछ करीब 1.5-2 महीने से हमारी खपत बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना में जो हमारे यहाँ डिप्रेशन आ गया था, इंडस्ट्री जो है वो टेक ऑफ कर रही हैं, तो कंजम्पशन हमारा बढ़ गया। यही बेसिक रीज़न है। और बाकी इट इज़ मैनेजेबल। ये कोई कहे कि ये मैनेजेबल नहीं है, इतना बड़ा हमारा कंट्री है, हम लोग इतने जागरूक हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सब लोग जागरूक हैं इसमें। ये क्रिटिकल है बट मैनेजेबल सिचुएशन है। और मैं इसमें किसी को मैं कंडेम नहीं करना चाहूँगा, किसी को प्रेज भी नहीं करना चाहूँगा। हमारी जो अपनी सोशल समस्या है, जो हमारी सोशल समस्या है, मैं काफ़ी डिबेट्स वगैरह को सुनता रहता हूँ। ये इसमें हम ब्लेम करेंगे हमारी सरकार नहीं, उनकी सरकार नहीं, उनकी सरकार नहीं, इससे ये काम चलेगा नहीं। बिजली को मैं आपकी बात समझ गया। मैनेजेबल है, क्या है मैनेजेबल है? दोनों पॉलिटिकल पार्टी और मनोज सर के पास सवाल ले जाऊंगा, वर्मा जी के पास भी, लेकिन उससे पहले लखनऊ से हेमंत जायसवाल मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या आपके यहाँ भी पावर कट हो रही है? जी सर, हेलो जी, बताइए जी। नमस्कार दीपक जी। हेलो, हाँ बोलिए हेमंत जी, रुकिए मत। आप टीवी देख रहे हो, टीवी आपके ऊपर लगा हुआ है, मत देखिए टीवी। जी नमस्कार दीपक जी, मैं हेमंत जायसवाल। भारत विश्व में कोयला के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत विश्व में कोयला के उत्पादन दूसरे स्थान पर है और संचित भंडार में 5वें स्थान पर है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। तो भारत में 70% बिजली हमें कोयला से उत्पादन होता है। तो कोयले उत्पादन पर हमें निर्भरता कम करनी होगी। नवीकरणीय ऊर्जा, चलिए हेमंत, कोयले पर निर्भरता कम करनी होगी। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर शुरुआत करेंगे। मैनेजेबल, अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया आरपी सिंह साहब ने, उसी पर बहस को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद।